हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आर्टिकल है। ये भी एक कहना चाह रहा है द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ए प्लेन सरफेस इमर्ज इन ए लिक्विड। अगर कोई प्लेन सरफेस यानी समतल पृष्ठ किसी लिक्विड के अंदर हो और उसका जो सेंटर ऑफ प्रेशर है उसकी जो हाइट होती है इज ग्रेटर देन बड़ी होती है द डेप्थ ऑफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, उस प्लेन सरफेस की सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो हाइट है उससे बड़ी होती है। अर्थात ये कहना चाह रहा है, मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई प्लेन सरफेस है किसी लिक्विड के अंदर, अगर वो जो है क्या कहें डूबा हुआ है या रखा हुआ है, तो उसके अंदर दो पॉइंट होते हैं, एक सेंटर ऑफ प्रेशर होता है, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। सेंटर ऑफ प्रेशर की जो हाइट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट से ज़्यादा होती है, आपको ये सिद्ध करना है। ओके, मान लिया जाए ये आपका जो है ना कोई, सपोज दैट दिस इज लिक्विड, आप इसको लिक्विड मान लो। ओके, और लिक्विड का जो है ना ये वाला पॉइंट ओरिजिन पॉइंट मान लो, ये मान लो आप वाई एक्सिस यहाँ, और यहाँ ले लो आप एक्स एक्सिस। आपकी मर्जी है, कैसे भी ले सकते हो आप। मेज़रमेंट कैसे कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ आपने सपोज दैट ये कोई बॉडी ले ली और इसके अंदर जो है ना क्या भरा हुआ है भाई, पानी भरा हुआ है। कोई भी लिक्विड ले सकते हो, पानी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। क्लियर। और ये जो बॉडी है, ये मेरी जो बॉडी है, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो कि दुनिया की कोई भी बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल या छोटे छोटे एरियो से मिलकर के बनी होती है। केमिस्ट्री के अंदर हम बोलते हैं कि दुनिया की कोई भी चीज़ जो है एटम से, या फिर आप बोल सकते हो अणु या परमाणु से मिलकर के बनी है। मैथमेटिक्स में इसी चीज़ को बोला जाता है कि दुनिया की कोई भी चीज़ जो है छोटे छोटे पार्ट से मिलकर के बनी है। अब ये पार्ट अलग अलग होते हैं, समझ रहे हो ना। कहीं ये एरिया के रूप में होते हैं, कहीं ये वॉल्यूम के रूप में होते हैं, कहीं ये क्या क्या लंबाई के रूप में होते हैं, कहीं चौड़ाई के रूप में होते हैं। डिपेंड करता है हमारा ग्राफ या हमारी बॉडी किस तरह की है। तो यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ ये जो बॉडी बनी हुई है छोटे छोटे से पार्ट से बनी हुई है। सपोज दैट एक पार्ट इसका ये है, यहाँ मान लो आप एक पार्ट जो है बॉडी का ये है छोटा सा, इस पार्ट को आप अल्फ़ा 1 ले लो। ओके, बॉडी का एक दूसरा पार्ट सपोज दैट ये ले लो आप, ये आप अल्फ़ा 2 ले लो। बॉडी का तीसरा पार्ट जो है ना सपोज दैट आपने ये ले लिया अल्फ़ा 3, और इस तरह से बहुत पार्ट हैं, ये मान लिया अल्फ़ा n है। पहला अल्पांश छोटा सा एरिया, इस एरिया की जो ये छोटा सा एरिया है इसकी वैल्यू अल्फ़ा 1 है, दूसरे की वैल्यू अल्फ़ा 2 है, तीसरे की वैल्यू अल्फ़ा 3 है। इस तरह से बहुत सारे हैं, एक की अल्फ़ा n है। तो इसकी मैंने वाई एक्स से जो दूरी, ये वाली दूरी देखी, ये वाली दूरी, सपोज दैट ये Z1 है, स्मॉल Z1। ये वाली दूरी मैंने देखी, सपोज दैट ये Z2 है। आपको पता है भाई बॉडी उबड़ खाबड़ है, ये दूरियां कम ज़्यादा होंगी। सपोज दैट ये वाली दूरी देखी, ये Z3 है, और ये लास्ट वाली दूरी मैंने देखी, ये है Zn। ओके, ये चीज़ आपकी समझ आती है। अब थोड़ी सी थ्योरी है, मैं लिखूँगा। ओके, प्रूफ देने जा रहा हूँ भाई। सपोज दैट सबसे पहले मैंने क्या किया, पानी वानी तो ये आपको तो पता ही है, मेन चीज़ लिखूँगा। ओ इज ओरिजिन पॉइंट, ओके, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ओके, देयर इज ए बॉडी इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर क्या है भाई, मैंने या फ्लूइड के अंदर क्या है, कोई बॉडी मान ली विद एलिमेंट्री एरियाज। एलिमेंट्री एरिया मैंने क्या लिए भाई, एक तो लिया मैंने अल्फ़ा 1, दूसरा लिया मैंने अल्फ़ा 2, तीसरा लिया अल्फ़ा 3, एंड सो ऑन अल्फ़ा n। आपको पता है बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है। पहला पार्टिकल अल्फ़ा 1, दूसरा अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4। ओके, क्लियर, अप टू अल्फ़ा n। और इनकी ओ वाई से जो दूरी है, एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओ वाई, डिस्टेंसेस कहाँ से, फ्रॉम
ओ वाई या वाई एक्सिस, फ्रॉम वाई एक्सिस लिख लो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वाई एक्सिस इज, पहले वाली दूरी ली मैंने Z1, दूसरे वाली दूरी ली मैंने Z2, अगले वाली दूरी ली मैंने Z3, उससे अगले वाली दूरी ले ली Z4 और लास्ट वाले की दूरी ले ली मैंने ZN। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जाहिर सी बात है ये जो पार्टिकल है, एरिया तो इसका मान लिया, इसका कोई ना कोई जो है भाई ये जो वो है बोले तो जो लिक्विड है, लिक्विड का जो है पर यूनिट वॉल्यूम कुछ ना कुछ वेट होगा। आप समझो भाई, बॉडी जो है, बॉडी जो रखी हुई है वो पानी के अंदर रखी हुई है, लिक्विड के अंदर रखी हुई है। मैं यही कह रहा हूँ कि सपोज दैट, मैंने वो भी सपोज किया, सपोज दैट क्या सपोज किया भाई मैंने, W इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अगर ऐसा हो देन इस ये छोटा सा पार्टिकल है, इसके ऊपर भी कुछ प्रेशर होगा, ये जो पार्टिकल है इसके ऊपर भी कुछ प्रेशर होगा, ये जो पार्टिकल है इसके ऊपर भी कुछ प्रेशर होगा, ये जो पार्टिकल है इसके ऊपर भी कुछ प्रेशर होगा। भाई मैं तो जनरली ये गांव का रहने वाला हूँ, ठीक है, आप लोग हो सकता है शहर के हो या गांव के हो। अगर आप कभी किसी नदी या किसी तालाब के अंदर नहाए हो तो वहाँ आपको इस चीज़ का एहसास होगा, जब आपकी बॉडी किसी पानी के अंदर जो है, जहाँ बहुत गहरा पानी होता है वहाँ डलती है, तो आपको महसूस होता है कि बॉडी एक पावर नीचे की तरफ लगा रही है और नीचे से जो लिक्विड है ना एक फोर्स ऊपर की तरफ लगाता है। ओके, कभी भी जाकर के देखना आप तालाब वगैरह के अंदर, आपको एहसास हो जाएगा इस चीज़ का। आपको ऐसा महसूस होगा कि एक ताकत नीचे की तरफ काम कर रही है, बहुत अच्छे से महसूस करोगे, जबकि एक लिक्विड जो है ना, लिक्विड ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। ओके, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ये जो बॉडी है इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर एक प्रेशर ऊपर की तरफ ऐसे होगा, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ, अर्थात पूरी बॉडी के ऊपर एक प्रेशर ऊपर की तरफ होगा। जब पूरी बॉडी के ऊपर होगा तो उसके हर एक पॉइंट, हर एक अल्पांश या हर एक एलिमेंट्री एरिया के ऊपर प्रेशर होगा जो ऊपर की तरफ काम करेगा। ठीक, अब सुनो, तो भाई अगर जो है मैं सो दैट जो मेरे पास एलिमेंट्री एरिया है उनके प्रेशर की बात करूं, सो दैट द प्रेशर ऑन, पहले वाले एलिमेंट्स के ऊपर बात करूं, एलिमेंट्स समझने की कोशिश करना बेटा। W तो उसका वेट हुआ जो मैंने यहाँ माना है, इनटू α1 एरिया हुआ, इनटू Z1 दूरी हुई। यही तो था ना फार्मूला यार, गौर करो ना, आपने P निकाला है ना कहीं ना कहीं। ओके, पहले वाला तो ये होगा। दूसरे वाले के ऊपर क्या होगा प्रेशर भाई, पर यूनिट वॉल्यूम तो पर यूनिट वेट तो W है ही, W इंटू दूसरे वाले का एरिया कितना है α2, दूसरे वाले की दूरी कितनी है Z2, तीसरे वाले पे कितना होगा W, α3 होगा, Z3 होगा, और लास्ट में कितना होगा भाई, अगले वाले पे कितना होगा भाई W, α4 होगा, Z4 होगा, एंड सो ऑन, αn होगा, W होगा, ZN होगा। क्लियर, ये चीज़ आपकी समझ में आ चुकी है, यहाँ तक कि तो कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग प्रेशर, इस पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर होगा वो ये होगा, इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर होगा वो ये होगा, इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर होगा वो ये होगा। फिर आपके माइंड में ये क्वेश्चन पैदा होगा, सर इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर यही क्यों होगा, सवाल है ना कि सर यही क्यों होगा। गौर करो यार भाई, जितना ये जो है ना क्या कहें, जितना वेट जो है ना, जितना पर यूनिट वॉल्यूम जो है ना ये W है, इसको छोड़ करके ये एरिया जितना बढ़ेगा ना और जितनी दूरी बढ़ेगी प्रेशर उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। गौर करो ना भाई, आप सोच करके देखो प्रेशर कैसे होगा। अगर कोई छोटी सी बॉडी जो है, कोई छोटी सी बॉडी किसी पानी के अंदर पड़ी हुई है, बहुत छोटी सी पड़ी हुई है, जैसे आप पेपर मान लो, उसका प्रेशर क्या होगा, बहुत हल्का सा होगा ना। अगर लोहे की कोई बहुत गहर, बहुत जो है, आप प्लास्टिक की बॉल मान लो, प्लास्टिक की बॉल अगर पानी के अंदर पड़ी हुई है तो उसका जो है ना, जो प्लास्टिक की बॉल है उसका जो नीचे की तरफ प्रेशर है वो कुछ ज़्यादा होगा ना, और नीचे से ऊपर की तरफ जो प्रेशर लगा हुआ होगा वो कहाँ कहाँ लगा हुआ होगा, उसके टोटल एरिया के ऊपर लगा होगा ना।
सोचने की कोशिश करो आप भाई। अगर ये पानी के अंदर डली, सपोज दैट ये पानी के अंदर डली, पानी इसके ऊपर एक प्रेशर लगा रहा है, कहाँ से कहाँ तक प्रेशर लगा रहा है, इसका जो एरिया है ना उसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, एरिया तो हुआ ही है। अब सवाल पैदा होता है ये प्रेशर कहाँ से लग रहा है भाई, जितना गहराई है ना, जितना जहाँ से हम मेज़र करते हैं भाई, सरफेस से ही तो मेज़र करेंगे ना। सरफेस अगर ये है, पानी अगर ये है, तो यहाँ से जितनी दूरी है वहाँ तक ही तो प्रेशर काम कर रहा है ना, वो ये दूरी हो चुकी। और ये जो डब्लू है भाई, ये तो पर यूनिट वॉल्यूम जो है ना, ये पर यूनिट पर वेट पर यूनिट वॉल्यूम ये तो रहता ही रहता है। समझ आती है ना मेरी बात को? समझने की कोशिश करो ये कैसे निकल करके आया। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। नाउ अब मैं जिस का पॉइंट था, एक पॉइंट मानूंगा सेंटर ऑफ प्रेशर का जो मेरे को कैलकुलेट करना है, दूसरा पॉइंट मानूंगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। नाउ सपोज दैट क्या किया भाई कि थोड़ी देर के लिए मान लिया, सपोज दैट जेड बार मेरे पास क्या है भाई, इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, Z1 इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो, एंड एक्स बार मेरे पास क्या हो भाई, सेंटर ऑफ प्रेशर हो। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करना बच्चों। जेड बार इज इक्वल टू, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू, फार्मूला होता है अल्फ़ा आई इंटू जेड आई डिवाइडेड बाई सम्मिशन ऑफ अल्फ़ा आई। आपको बताऊंगा कैसे, आपकी समझ में आएगी बात, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा हुआ होगा। ओके, ये पहले ये फार्मूला समझो क्या है। फार्मूला याद दिलाता हूँ कहाँ से है क्या है, ज़रा समझने की कोशिश करना भाई। अगर ये कोई बॉडी थी, ओके, इस बॉडी के बहुत सारे पार्टिकल थे। एक पहले पार्टिकल का वेट W1 था, दूसरे पार्टिकल का वेट W2 था, तीसरे पार्टिकल का वेट W3 था, इसका वेट W4 था, एंड सो ऑन। और अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस था मेरा, ये मेरा एक्स एक्सिस था, ओरिजिन पॉइंट था, और ये वाई एक्सिस था। ये वाली दूरी अगर मेरी x1 थी, ये वाली दूरी अगर मेरी x2 थी, ये वाली दूरी अगर मेरी x3 थी, तो आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला पढ़ा होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने जो पढ़ा होगा वो ये पढ़ा होगा भाई, क्या पढ़ा होगा, जो दूरी और वेट है W1 इंटू x1 प्लस W2 x2 एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाई क्या है, W1 प्लस के W2 एंड सो ऑन प्लस के WN। ये फार्मूला तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है ना, इस फार्मूले पर नज़र डाल लो आप। फिर बता रहा हूँ, अगर ये ओरिजिन पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कोई बॉडी है, इस बॉडी के बहुत सारे ये पॉइंट्स हैं। बॉडी का पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट ये है। पहले पॉइंट का वेट W1 है, दूसरे का W2 है, इसका W3 है और इसका W4 है। ओरिजिन पॉइंट से दूरी x1 है, दूसरे वाली दूरी x2 है, तीसरी x3 है, चौथी x4 है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ये फार्मूला आपने फिजिक्स या मैथ के अंदर कहीं ना कहीं पढ़ा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है W1 x1 W2 x2 W3 x3 W4 x4 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2 W3। नीचे जो चल रहा है ना वो वॉल्यूम चल रहा है। अब यहाँ देखो आप भाई, मेरा जो बॉडी है, मेरी जो बॉडी है, बॉडी का पहला पॉइंट तो ये है, दूसरे वाला पॉइंट ये है, तीसरे वाला पॉइंट ये है। अगर मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करता हूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है भाई, इधर देखो आप, फिर वही बताऊंगा मैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है जो दूरी है ओरिजिन पॉइंट से, ओरिजिन से जो दूरी है और उसके ऊपर जो वेट लगा हुआ है। ओके, अब यहाँ देखो भाई, ओरिजिन से जो दूरी है मेरी, ओरिजिन से दूरी तो है मेरी पहले वाले की Z1, ओरिजिन से दूरी कितनी है Z1। और यहाँ ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल का जो टोटल वेट है वो कितना होगा, W1 जितना अल्पांश एरिया है उसी के ऊपर तो काम करेगा ना, बॉडी का जो एरिया है ना उसी के ऊपर तो काम करेगा। ये कितना है α1। ओके, क्लियर। अगले वाले के लिए क्या होगा, α2 इंटू Z2 सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगले वाले के लिए क्या होगा, α3 इंटू Z3। अगले वाला क्या होगा, α4 इंटू Z4, αn Zn। यहाँ मेरा नीचे क्या है, डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2 W3। वेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मैं एरिया की फॉर्म में ले रहा हूँ,
एरिया मेरा पहला एलिमेंट का एरिया कितना है अल्फ़ा 1, दूसरे एलिमेंट का एरिया कितना है अल्फ़ा 2, तीसरे एलिमेंट का एरिया कितना है अल्फ़ा 3, चौथे का कितना है अल्फ़ा 4। ये तो एरिया की फॉर्म में होगा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा i, अर्थात इस फार्मूले को ऐसे लिखा जा सकता है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये होगा। ओके, आगे की तरफ चलते हैं भाई। जेड बार, तो जेड बार की जो वैल्यू निकल करके आई कितनी निकली भाई, जेड बार हुआ, जब मैं इसका समीशन खोलने की कोशिश करूँगा, अल्फ़ा 1 Z1 प्लस अल्फ़ा 2 Z2 प्लस अल्फ़ा 3 Z3 एंड सो ऑन अल्फ़ा n Zn डिवाइडेड बाई क्या हुआ भाई, अल्फ़ा 1 प्लस के अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 एंड सो ऑन अल्फ़ा n। क्लियर है ना। यहाँ के बाद आगे की तरफ चलते हैं। ज़रा सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करो आप। नाउ एक्स बार की बात करता हूँ, सेंटर ऑफ प्रेशर। समझने की कोशिश करना बेटा, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है। सेंटर ऑफ प्रेशर का जो फार्मूला होता है, जो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको फार्मूला दिया था, एक्स बार का जो फार्मूला है वो ये है बेटा, एक्स पी डी ए डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी ए, यही है ना फार्मूला, बराबर। चलो देखते हैं क्या निकल करके आता है हमारे पास, कैसे कैलकुलेट करना है, समझने की कोशिश करना बेटा। ओके भाई, एक्स का मतलब था वहाँ पे दूरी। देखो आप दूरी कितनी होगी भाई, यहाँ दूरी कौन सी है, इसके लिए तो Z1 मानी हुई है, इसके लिए Z2 मानी हुई है। आप चाहो तो X1 X2 X3 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। एक्स एक्सिस के ऊपर ये वाली दूरी आप X1 ले सकते थे, X2, लेकिन मैंने मेरे राइट हैंड ने Z1 Z2 की फॉर्म में किया हुआ है इसको, ये आर्टिकल को सॉल्व, इसलिए मैं भी Z1 Z2 ही ले रहा हूँ। ये Z1 Z2, देखो आप दूरी कितनी है मेरी, Z1। चलो भाई Z1 तो हो चुकी मेरी दूरी, फार्मूले के अकॉर्डिंग देखना बेटा आपको। X1 की जगह पहले वाली दूरी तो आई मेरी Z1 इंटू डेल्टा ए, एलिमेंट्री एरिया कितना माना हुआ है मैंने, एलिमेंट्री एरिया अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 माना हुआ है। ये एलिमेंट्री एरिया, ये एलिमेंट्री एरिया, एलिमेंट्री एरिया मेरा कितना हुआ, इंटू डी अल्फ़ा 1, पहले वाले पार्टिकल की बात करता हूँ, इंटू पी की बात कर लेते हैं। मेरा जो प्रेशर होगा, देखो आप प्रेशर पहले वाला कितना होगा, W अल्फ़ा 1 Z1, ये तो मैं निकाल चुका था ना, ये तो पहले पार्टिकल का प्रेशर है। तो कितना होगा भाई, पहले पार्टिकल का प्रेशर कितना निकला, W अल्फ़ा 1 Z1 हुआ, समझ आती है मेरी बात, डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ पी की वैल्यू है आपको भी पता है, W अल्फ़ा 1 Z1 है, अल्फ़ा 1 इंटू Z1 इंटू डी अल्फ़ा 1, यही तो होगा ना। सवाल पैदा होता है सर आपने एक पार्टिकल के लिए क्यों लिया, भाई मैंने इधर एक पार्टिकल के लिए लेने के बाद इंटीग्रेशन का निशान भी तो लगा दिया, टोटल का निकल जाएगा भाई। समझ आती है मेरी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ से मेरे पास जो निकल करके आया भाई, क्या निकला, अब समझने की कोशिश करना आप। यहाँ से जो मेरे पास एक्स बार की जो वैल्यू निकल करके आई वो ये निकली, एक्स बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ W अल्फ़ा 1 Z1 स्क्वायर इंटू डी अल्फ़ा 1 डिवाइडेड बाई W अल्फ़ा 1 Z1 डी अल्फ़ा 1, ये निकला ना। आगे की तरफ चलते हैं, अब मैं इसको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, ये जो इंटीग्रेशन है इसको मैं सम्मिशन की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान से सुनना, सम्मिशन और इंटीग्रेशन के अंदर कोई फ़र्क नहीं। अगर आपका कंटिन्यूअस इंटरवल है तो सम्मिशन का, इंटीग्रेशन का यूज़ किया जाता है, और अगर आपका डेटा एक्स जैसे x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 की फॉर्म में दे रखा है तो सिग्मा का यूज़ होता है।
ओके। अगर आपका जो है ना जैसे a लेस देन x लेस देन b इंटरवल की फॉर्म में आपको गिवन डेटा है तो इंटीग्रेशन का यूज़ होता है, और अगर x इज इक्वल टू 1 2 3 की फॉर्म में है तो सम्मिशन का यूज़ होता है। सम्मिशन और इंटीग्रेशन दोनों सेम चीज़ होती है, दोनों का काम जोड़ने का होता है। ओके। इंटीग्रेशन कंटिन्यूअस डेटा को जोड़ता है, सम्मिशन डिस्क्रीट डेटा को जोड़ता है। क्लियर है ना? तो जाहिर सी बात है इसको मैं सम्मिशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ, और जैसे ही मैं इसके ऊपर सिग्मा अप्लाई करूँगा, सिग्मा अप्लाई करने के बाद एक्स बार की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो होगी बेटा कितनी, सम्मिशन। इसके ऊपर सम्मिशन अप्लाई करा मैंने, ये हुआ डब्लू अल्फा 1 Z1 डब्लू अल्फा 1 Z1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई सम्मिशन डब्लू अल्फा 1 Z1। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझते हो। यहाँ इंटीग्रेशन जो हो रहा है एरिया के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इंटीग्रेशन एरिया के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो डब्लू तो कैंसिल आउट हो जाएगा। डब्लू तो पर यूनिट वॉल्यूम लिया हुआ है, कांस्टेंट है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके। नाउ एक्स बार की जो वैल्यू निकल करके आएगी इज इक्वल टू, जरा इसको खोल करके देखो आप, ये निकलेगा अल्फा 1 Z1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सम्मिशन अल्फा 1 Z1। आप अल्फा 1 Z1 से अल्फा 1 Z1 कैंसिल आउट नहीं कर सकते। ये वेरिएबल क्वांटिटी है, ये वेरिएबल क्वांटिटी, मैं आपको बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ। लास्ट लेक्चर के अंदर भी ये बात मैंने आपको कही थी। तो एक्स बार इज इक्वल टू जो निकल करके आया, कितना निकला भाई, मैंने वैल्यू डाली है, ये निकला अल्फा 1 Z1 स्क्वायर प्लस अल्फा 2 Z2 स्क्वायर प्लस अल्फा 3 Z3 स्क्वायर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई अल्फा 1 Z1 प्लस अल्फा 2 Z2 प्लस अल्फा 3 Z3। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, ज़रा समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, सेंटर ऑफ प्रेशर के अंदर से सेंटर ऑफ ग्रेविटी घटा दिया। आर्टिकल फाइनल की तरफ जा रहा हूँ मैं। नाउ बता दूंगा क्यों भाई, मैं रीज़न बाद में दे दूंगा, आप भी समझ जाओगे। मैंने किया एक्स बार माइनस के जेड बार। ओके। आपने पहले एक्स बार की वैल्यू डाली और फिर जेड बार की वैल्यू डाली। नाउ अब मैंने क्या किया भाई, एक्स बार माइनस जेड बार किया। एक्स बार की वैल्यू मेरे पास है ही, एक्स बार की वैल्यू है मेरे पास कितनी भाई, अल्फा 1 Z1 का स्क्वायर प्लस अल्फा 2 Z2 का स्क्वायर प्लस अल्फा 3 Z3 का स्क्वायर एंड सोन डिवाइडेड बाई क्या है, अल्फा 1 Z1 प्लस अल्फा 2 Z2 एंड सोन। ओके। इसमें से मैंने माइनस जो किया, माइनस किया मैंने जेड बार की वैल्यू आपके सामने है, माइनस किया मैंने इसमें से भाई अल्फा 1 Z1 प्लस अल्फा 2 Z2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई, एक मिनट मोबाइल चाह रहा मुझे, अभी रुकी रहो, ये लेक्चर पूरा होने थे उसके बाद दो, डिवाइडेड बाई अल्फा 1 प्लस के अल्फा 2 प्लस के अल्फा 3 एंड सो ऑन। क्लियर है ना, ये चीज़ समझ आती है। चलो भाई, अब जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगा, यहाँ से फाइनल स्टेप मेरे पास ये निकला, बताऊँगा मैंने ये क्यों निकाला है। ओके। ये निकला एक्स बार माइनस के जेड बार इज इक्वल टू, यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया कितना निकला भाई, ज़रा इसकी गुणा करना भाई, शॉर्ट में लिख दूँ, इसकी गुणा इसके साथ करी मैंने, अल्फा 1 Z1 स्क्वायर प्लस अल्फा 2 Z2 स्क्वायर एंड सो ऑन की मल्टीप्लाई की मैंने, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 माइनस ये हुआ अल्फा 1 Z1 प्लस अल्फा 2 Z2 एंड सो ऑन की गुना हुई अल्फा 1 Z1 प्लस अल्फा 2 Z2 एंड सो ऑन, और इसके डिवाइडेशन में क्या पहुंचा, दोनों क्वांटिटी डिवाइड हो चुकी, सॉरी मल्टीप्लाई में पहुंच चुकी। ये निकला अल्फा 1 Z1 प्लस अल्फा 2 Z2 प्लस अल्फा 3 Z3 इंटू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। ओके। यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं भाई। यहाँ से जो अगले वाला स्टेप निकल करके आएगा, यार आप इसकी सिंपल सी कैलकुलेशन गुणा भाग तो कर ही लोगे आप, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ।
एक्स बार माइनस के जेड बार इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। ओके, ज़रा समझने की कोशिश करना आप। फाइनली जो निकल करके आएगा मेरे पास, ये कैलकुलेशन के बाद मैं डायरेक्ट स्टेप लिख रहा हूँ बच्चों। ओके भाई, आप इसकी गुणा इसके साथ करोगे, उससे अगले वाले की गुणा करोगे, उससे अगले वाले की गुणा करोगे, जो आ रहा है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। कैलकुलेशन के बाद जो आपके पास स्टेप निकल करके आएगा वो ये निकलेगा बेटा, अल्फ़ा 1 Z1, सॉरी अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2, ये होगा मेरे पास Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस के 2Z1 Z2, 2Z1 Z2, फिर उससे अगले वाला स्टेप निकलेगा प्लस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 आ चुका ना, अब की बार होगा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3। गुणा करने के बाद की बात कर रहा हूँ, जब आप इनकी आपस में गुणा कर लोगे उसके बाद कॉमन लेने के बाद आएगा मेरे पास, ये होगा Z1 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस 2Z1 और Z3। उससे अगला स्टेप बन करके आएगा बेटा, अब अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 में आ जाएगा। इसी तरीके से अगला रिलेशन ये होगा अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 3, और यहाँ होगा भाई Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस 2Z2 Z3, ओके, प्लस एंड सो ऑन। एक साइक्लिक रिलेशन निकल करके आएगा जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे और अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 कॉमन लोगे। ओके, यहाँ से देखो आप, अल्फ़ा 1 यहाँ से जब इसकी कैलकुलेशन के बाद, ओके, डिवाइडेड बाई, नीचे जो निकल रहा है आपको भी दिख रहा है भाई, जो भी है नीचे निकल रहा है अल्फ़ा 1 Z1 प्लस अल्फ़ा 2 Z2 एंड सो ऑन इंटू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 एंड सो ऑन। यही तो चल रहा है ना। यहाँ से आगे की तरफ चला मैं, ऊपर क्वांटिटी का स्क्वायर बन रहा है, ये हुआ एक्स बार माइनस के जेड बार इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, मैंने इसके ऊपर सिग्मा लगाया, ये हुआ सिग्मा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 इंटू इसके ऊपर सिग्मा अप्लाई करते ही कितना निकला, Z1 माइनस के Z2 का कंप्लीट स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे कितना है भाई, ज़रा इसको देखो आप, ये है मेरे पास, इसके ऊपर सिग्मा अप्लाई करा मैंने, समीशन, इसको देखो क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा 1 Z1 इंटू समीशन अल्फ़ा 1 ले लो आप, या अल्फ़ा आई ले लो। ओके, अब ज़रा गौर करने की कोशिश करना क्या लिखूँगा मैं भाई। पहले तो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 की बात करो, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 क्या है, एरिया है ना, ये तो पॉजिटिव ही होंगे, एरिया तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं। अब इस दूरी की बात करता हूँ, Z1 माइनस Z2 लेते हैं, मान लिया जाए, पहले तो पॉजिटिव देखो, अगर Z1 माइनस के Z2, सपोज Z ये नेगेटिव निकल करके आती है, उसका स्क्वायर होने से पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर Z1 माइनस Z2 का डिफरेंस पॉजिटिव है, फिर पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता ही है भाई। फिर बता रहा हूँ, Z1 माइनस Z2 का अगर डिफरेंस निकल करके आया नेगेटिव, लेकिन स्क्वायर होने से पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर है ना। और अगर Z1 माइनस Z2 पॉजिटिव निकला तब तो पॉजिटिव होगा ही होगा। नीचे देखो आप, अल्फ़ा 1 इंटू Z1, अल्फ़ा 1 इंटू Z1 है सिग्मा के साथ में, अल्फ़ा 1 Z1 पहले से ही पॉजिटिव, अल्फ़ा 2 Z2 पॉजिटिव, भाई ये तो दूरी है, नेगेटिव होने का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता, इंटू अल्फ़ा 1, एरिया तो पॉजिटिव हो गई, अर्थात ये सारी की सारी क्वांटिटी क्या होगी, ये इम्प्लाइज करेगी पॉजिटिव, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जब ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, ओके, तो मैं क्या कहूँगा भाई, मैं इसको कहूँगा समीशन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 Z1 माइनस के Z2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई समीशन अल्फ़ा 1 Z1 इंटू समीशन ऑफ अल्फ़ा 1, ये ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव होगी भाई, आपके सामने है। और अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ से निकल कर के आया एक्स माइनस के Z बार इज इक्वल टू था ना, और ये ग्रेटर दैन हो चुकी, ये क्या हुई, ग्रेटर दैन 0। यहाँ से इसको लेकर के क्या मैंने लिखा एक्स बार माइनस के Z बार ग्रेटर दैन 0, यहाँ से रिजल्ट क्या निकला, एक्स बार ग्रेटर दैन Z बार। एक्स बार दूरी देखो कौन सी है, एक्स बार क्या माना था भाई मैंने, अभी बताता हूँ आपको, फिर आप ये कहोगे सर किस तरह की बात कर रहे हो आप।
एक्स बार देखो क्या था भाई, एक्स बार था आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जेड बार क्या था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक्स बार क्या था सेंटर ऑफ प्रेशर, यही था ना। यानी यहाँ निकल करके देखो, आप फिर बता रहा हूँ डाउट ना लग जाए, जेड बार क्या था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक्स बार क्या था सेंटर ऑफ प्रेशर, निकल करके क्या आया सेंटर ऑफ प्रेशर बड़ा होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। ये देखो ना आप, इसके अकॉर्डिंग देखो, एक्स बार बड़ा है जेड बार से, यानी सेंटर ऑफ प्रेशर बड़ा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, सेंटर ऑफ प्रेशर बड़ा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है भाई, कहना चाह रहा है कि सेंटर ऑफ प्रेशर की डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस से बड़ी होती है, इज ग्रेटर देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखो आप क्वेश्चन, सेंटर ऑफ प्रेशर की डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस से बड़ी होती है, ग्रेटर देन होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, यही है ना क्वेश्चन, क्लियर है ना। प्रेशर बढ़ा चुका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, यही आपको प्रूफ करना था। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके बाय।